बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। बिल ले आओ, टाइगर ने कहा। बिल तो मैडम ने अदा कर दिया है जनाब, वेटर ने जवाब दिया। मेरे लिए कोई पैगाम दिया है? टाइगर ने पूछा। नहीं सर, वेटर ने जवाब दिया तो टाइगर सर हिलाता हुआ उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसे वेटर की बात पर शक हो रहा था कि वेटर झूठ बोल रहा है। वह अब खुद फ़ोन रूम को चेक करना चाहता था। काउंटर के करीब से गुजरकर वो राहदारी में आया। फ़ोन रूम का दरवाज़ा बंद था। टाइगर दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अचानक उसके सर पर ज़रब लगी। उसके दिमाग में एक धमाका हुआ और इसके साथ ही उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। फिर जिस तरह घुप अंधेरे में रोशनी चमकती है, उस तरह उसके जहन में भी रोशनी का नुक्ता नमूदार हुआ और फिर ये रोशनी तेज़ी से फैलती चली गई। उसकी आंखें खुल गईं और उसके साथ ही उसके जहन में बेहोश होने का मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह घूम गया। उसने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो होंठ भींच कर रह गया, क्योंकि उसने देखा कि वो एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। और उसने इधर उधर नज़रें घुमाई और उसके साथ ही उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि उसके साथ ही कुर्सी पर रोज़ी रास्कल भी रस्सियों से बंधी हुई बैठी थी। अलबत्ता वो बेहोश थी। उसकी गर्दन एक साइड को ढलकी हुई थी और जिस्म भी ढीला पड़ा हुआ था। ये एक खासा बड़ा कमरा था, लेकिन हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। कमरे का अकलौता दरवाज़ा जो टाइगर की कुर्सी के सामने था, बंद था। अभी टाइगर सोच ही रहा था कि वो किसकी तहवील में है कि दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। और टाइगर उसे देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि उस नौजवान को उसने होटल निशात में देखा था। जब टाइगर ने काउंटर के करीब वेटर को बुलाकर रोज़ी रास्कल के बारे में पूछा था, तो ये नौजवान वहाँ मौजूद था। तुम्हें खुद ही होश आ गया? चलो अच्छा हुआ, वरना मुझे ख्वामख्वाह थप्पड़ मारने पड़ते। नौजवान ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो और यहाँ मैं किसकी कैद में हूँ? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। इन सवालात का जवाब मैं नहीं दे सकता, नौजवान ने कहा। और आगे बढ़कर उसने एक हाथ से रोज़ी रास्कल के बाल पकड़कर उसका सर ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से उसने उसके चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। टाइगर ने होंठ भींच लिए। उसके सर पर पानी डालकर भी तुम उसे होश में ला सकते हो, क्या ज़रूरत है थप्पड़ मारने की? टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। अरे तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? क्या लगती है ये तुम्हारी? नौजवान ने मुड़कर तंज़िया लहजे में जवाब दिया और उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। 2 थप्पड़ मारने के बाद कुछ देर इंतज़ार करता रहा और फिर थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ मारने के बाद कुछ देर इंतज़ार करता और फिर थप्पड़ मार देता। तीसरे थप्पड़ पर रोज़ी रास्कल के मुंह से क्रासी निकली और इसके साथ ही उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हो गए। तो नौजवान ने चौथा थप्पड़ जड़ दिया और रोज़ी रास्कल ने चीख मारकर आंखें खोल दी। तो नौजवान ने उसका सर छोड़ा और पीछे हट गया। ये क्या? ये मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? रोज़ी रास्कल ने होश में आते ही चीखते हुए कहा। उसी लम्हे उसने गर्दन मोड़ी और फिर साथ बैठे हुए टाइगर को देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम यहाँ? ये क्या है? ये कौन सी जगह है? रोज़ी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा। इससे पूछो जिसने तुम्हें थप्पड़ मारे हैं। जब मैंने इसे मना किया तो कहने लगा, ये तुम्हारी क्या लगती है कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। इससे तो पूछ लूँगी। इसने रोज़ी रास्कल पर हाथ उठाकर यूँ समझो कि अपने आप को ज़िंदा दफन करा लिया है। तुम बताओ कि तुम्हें वाकई तकलीफ़ हुई थी? रोज़ी रास्कल ने टाइगर से कहा। तो साथ खड़ा नौजवान भी इख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, इसका मतलब है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाहिर है जब किसी इंसान पर ख्वामख्वाह जुल्म किया जाए तो तकलीफ़ तो होती है, इसमें क्या ख़ास बात है? टाइगर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बड़े कठोर दिल हो, कम अज़ कम दिल रखने के लिए ही हाँ कह दिया करो, रोज़ी रास्कल ने कहा। किसी गलत फहमी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है मोहतरमा, अपनी हदूद में रहा करो। मुझे तुमसे ना कोई दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे दिल से। टाइगर ने इस बार इंतहाई सर्द लहजे में कहा। अगर यही बात है तो मैं भी तुम्हें जूती की नोक पर मारती हूँ, समझे? तुम अपने आप को क्या समझते हो? शक्ल देखी है कभी अपनी? पूरे लगड़ बगड़ लगते हो तुम। क्या अपने आप को यूसुफ सानी समझते हो? रोज़ी रास्कल ने बिफरे हुए लहजे में कहा। मैं जो कुछ भी हूँ ठीक हूँ, तुम अपने आप में रहो, टाइगर ने उसी लहजे में कहा। और रोज़ी रास्कल का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ सा गया। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करती, कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ।
اس کے پیچھے ایک پہلوان نما آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک خوفناک خاردار کوڑا پکڑا ہوا تھا۔ اسلم کنگ، تم نے مجھے باندھ رکھا ہے، کیوں؟ اس آدمی کے اندر داخل ہوتے ہی روزی راسکل نے حیرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسلم کنگ کی قید میں ہے۔ ٹیٹو، یہاں کوئی کرسی نہیں ہے، پہلے جا کر میرے لیے کرسی لے آؤ، اسلم کنگ نے اس پہلوان نما آدمی سے کہا۔ یس باس، پہلوان نما آدمی نے جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ روزی راسکل نے ایک بار پھر شکایت کرتے ہوئے کہا۔ تم احمق عورت، میں نے تمہاری بے خوفی، دلیری اور فائٹنگ دیکھ کر تمہیں بڑے سے بڑا اعزاز دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ تم انتہائی احمق عورت ہو۔ اگر میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر تمہیں خصوصی کار نہ دی ہوتی تو تم تمام راز اس ٹائیگر کے سامنے کھول دیتی اور اس سے ہمیں نقصان پہنچتا۔ اس لیے میں نے تمہیں اور اس ٹائیگر کو اغوا کر کے یہاں بند کر دیا ہے۔ اب میں خود ہی اس سے سب کچھ پوچھ لوں گا۔ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، اس لیے تمہارا انجام بہرحال موت ہی ہوگا، اسلم کنگ نے سرد لہجے میں کہا۔ تم مجھے مارو گے؟ مجھے، روزی راسکل کو؟ تمہاری یہ جرت! تم بزدل، اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو مجھے کھول دو، پھر جو چاہے کرتے رہنا، روزی راسکل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش رہو ورنہ میں ایک لمحے میں گولی مار دوں گا، اسلم کنگ نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام اسلم کنگ ہے اور تم کنگ کارپوریشن کے مالک ہو، ٹائیگر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ احمق روزی راسکل باز نہ آئے گی اور اسلم کنگ نے واقعی اسے گولی مار دینی ہے۔ اس لیے اس نے روزی راسکل کے بولنے سے پہلے ہی اسلم کنگ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ہاں، میرا نام اسلم کنگ ہے، تمہارا نام ٹائیگر ہے اور تمہارا تعلق حکومت سے ہے۔ اب تم نے بتانا ہے کہ تمہارا حکومت سے کیا تعلق ہے، اسلم کنگ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور وہی پہلوان نما آدمی ٹیٹو ایک ہاتھ میں کرسی اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں کوڑا تھامے اندر داخل ہوا۔ اس نے کرسی اسلم کنگ کے قریب لا کر رکھ دی اور اسلم کنگ نے کرسی تھوڑی سی کھسکائی اور پھر اطمینان سے اس پر بیٹھ گیا، جبکہ ٹیٹو ہاتھ میں کوڑا پکڑے چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اب بتاؤ تمہارا حکومت سے کیا تعلق ہے، اسلم کنگ نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہی سوال پہلے روزی راسکل نے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے، ٹائیگر نے کہنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ روزی راسکل نے تم سے کیا پوچھا تھا اور تم نے اسے کیا جواب دیا تھا، لیکن میں روزی راسکل نہیں ہوں، اسلم کنگ ہوں، اس لیے تم مجھے یہ کہہ کر بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ تمہارا تعلق پولیس کے افسروں سے ہے، اسلم کنگ نے اسے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا، جبکہ یہ باتیں تمہارے سامنے تو نہیں ہوئی تھیں، ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی اسلم کنگ کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ بات کار میں ہوئی تھی اور کار میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ اس کی بات سن کر اسلم کنگ بے اختیار ہنس پڑا۔ جو کار میں نے اس احمق روزی راسکل کو دی تھی وہ خصوصی کار ہے، اس میں ہونے والی تمام بات چیت مجھ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کار کی چابی کے ساتھ جو رنگ ہے اس میں بھی ایسی مشین موجود ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ کار میں نے دی ہی اس لیے تھی تاکہ روزی راسکل کی نگرانی کی جا سکے، ورنہ اس قدر قیمتی کار اسے کیوں دی جاتی؟ جب تم دونوں کار میں بیٹھ کر ہوٹل نشاط کی طرف جا رہے تھے تو تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچتی رہی، پھر جب تم دونوں میز پر جا کر بیٹھے تو اس کی رنگ کی وجہ سے تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچتی رہی۔ تم نے انتہائی عیارانہ انداز میں اس احمق عورت سے وہ سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی جو میں نے اسے بتایا تھا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم تک یا کسی اور تک پہنچے، اس لیے مجھے فوری طور پر تم دونوں کے اغوا کا حکم دینا پڑا۔ چونکہ تم دونوں کو اکٹھا پکڑنے سے ہوٹل میں ہنگامہ ہو جاتا، اس لیے فون کے بہانے پہلے اس احمق عورت کو فون روم میں بلوایا گیا اور اسے بے ہوش کر کے عقبی دروازے سے یہاں پہنچایا گیا، اور پھر تمہیں، اسلم کنگ نے جواب دیا تو ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کیا ہوٹل نشاط کا عملہ تم نے خرید رکھا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ عملہ کیا، یہ ہوٹل ہی میری ملکیت ہے اور ایسے نہ جانے اور کتنے ہوٹل میری ملکیت میں ہیں۔ تم ان باتوں کو چھوڑو اور میرے سوال کا جواب دو، اسلم کنگ نے کہا۔ تم بار بار مجھے احمق عورت کہہ رہے ہو، میں اپنی توہین برداشت کرنے کی عادی نہیں ہوں، روزی راسکل نے اچانک غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش کر دو اسے، اسلم کنگ نے چیختے ہوئے ٹیٹو سے کہا۔ ایک بندھی ہوئی عورت پر تشدد میرے سامنے مت کرو، یہ بہادری نہیں ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ، تو تم بھی اس میں دلچسپی لیتے ہو، بہت خوب،
असलम किंग ने हाथ उठाकर रोज़ी रास्कल की तरफ बढ़ते हुए टीटू को रोक दिया। मैंने असूल की बात की है, दिलचस्पी की बात नहीं की, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश बहरहाल पूरी कर देता हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, असलम किंग ने कहा। तुम्हारा हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है? टाइगर ने कहा। तुम्हारा हुकूमत से क्या मतलब है? टाइगर ने कहा। सीक्रेट सर्विस से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? असलम किंग ने कहा तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब तुमने दुरुस्त सवाल किया है, सीक्रेट सर्विस से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस वाले मुझ जैसे आम बदमाश के साथ ताल्लुकात नहीं बनाते। अलबत्ता मेरा उस्ताद अली इमरान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, वैसे वो फ्रीलांसर है। जब सीक्रेट सर्विस को उसकी खिदमत की ज़रूरत पड़ती है वो रकम देकर उसे हायर कर लेते हैं। बस इतना ताल्लुक़ है मेरा सीक्रेट सर्विस से, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ये वही अली इमरान है, वही अहमक सा जो उस बड़ी सी इमारत में हमसे मिला था, रोज़ी रास्कल ने हैरान होकर कहा। हाँ, वो उसके दोस्त राना तहवर अली संदूकी की मलकियत है, टाइगर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि मेरी इत्तला दुरुस्त है कि तुम्हारा ताल्लुक़ सीक्रेट सर्विस से है और ये इमरान हमारे खिलाफ़ काम कर रहा है, असलम किंग ने होंठ चुबाते हुए कहा। तुम्हारे खिलाफ़ उसने क्या काम करना है? तुम्हें काम से बदमाश हो, एक सिंडिकेट चलाते हो और बस, और बदमाशों और सिंडिकेट के ख़िलाफ़ सीक्रेट सर्विसेज काम नहीं किया करती। वो सिर्फ ऐसे मामलात में काम करती हैं जहां मुल्क की सलामती और बका को ख़तरा लाहक हो, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ये अली इमरान कहाँ रहता है? क्या उसी इमारत में जिसका जिक्र तुम कर रहे थे? असलम किंग ने कहा। नहीं, वो वहाँ नहीं रहता। उस टाइगर ने मुझे बताया था कि वो किंग रोड के फ्लैट में रहता है। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया, टाइगर के बोलने से पहले रोज़ी रास्कल ने जवाब दिया। ठीक है, मैं उसे भी यहाँ मंगवाता हूँ, फिर इकट्ठे ही तुम सबका खात्मा करूँगा, असलम किंग ने कहा और फिर कुर्सी से उठकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हम क्या ऐसे ही बंधे हुए बैठे रहेंगे? हमें तो छोड़ दो, रोज़ी रास्कल ने कहा। अब तुम्हारी रूह ही इस कैद से आज़ाद होगी, तुम नहीं, असलम किंग ने बगैर मुड़े हुए जवाब दिया और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके पीछे टीटू भी बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया। तुम क्यों अहमकों की तरह बातें करने लगती हो? अगर मैं असलम किंग को अपनी तरफ मतवजा न करता तो वो तुम्हें गोली मार देता, टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम भी मुझे अहमक कह रहे हो? ख़बरदार, अगर आइंदा ये लफ्ज़ तुमने मुँह से निकाला। अगर मैं अहमक हूँ तो तुम महा अहमक हो, समझे? रोज़ी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा और टाइगर के होंठ भींच गए, क्योंकि वो समझ गया था कि इस अहमक औरत को कोई बात समझाना भी बज़ाते खुद हमाकत है। इसलिए वो अब इन रस्सियों से रिहाई की तरकीब सोचने लगा। अरे क्या तुम नाराज़ हो गए हो? चलो नाराज़ ना हो, मैं अहमक ही सही, चलो अब तो खुश हो, अचानक रोज़ी रास्कल ने बड़े मीठे से लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा? मेरा तुमसे क्या ताल्लुक़? मैं इन रस्सियों से आज़ाद होने की तरकीब सोच रहा हूँ, टाइगर ने कहा। यही मंतक तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे तुम पर गुस्सा भी आता है, लेकिन जब तुम मुंह बनाकर बैठते हो तो मुझे ना जाने क्यों तुम पर प्यार आने लगता है, रोज़ी रास्कल ने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं और क्या करूँ? तुमसे तो बात करना भी अजाब है, टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो अहमक नहीं था कि रोज़ी रास्कल की बातों का मतलब ना समझता, लेकिन अब वो क्या करता? वो उसे जितना समझाता वो उतनी ही अहमकाना बातें शुरू कर देती थी। इसलिए टाइगर ने इस मौजू पर बात करने का इरादा ही तर्क कर दिया था। अब यहाँ से आज़ाद कैसे होंगे? रोज़ी रास्कल ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। 1 मिनट, मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है। तुम ऐसा करो कि पैरों पर जोर देकर खड़े होने की कोशिश करो। जब तुम्हारा जिस्म ऊपर को उठेगा तो तुम्हारी कुर्सी भी साथ ही उठ जाएगी और तुम रुख बदल लेना। इस तरह तुम्हारा मुंह दीवार की तरफ हो जाएगा और पुश्त दरवाजे की तरफ। फिर मैं अपनी कुर्सी तुम्हारी कुर्सी की पुश्त के साथ इस तरह मिला दूंगा कि तुम्हारी कुर्सी की पुश्त और मेरी कुर्सी की पुश्त मिल जाएगी। मैंने चेक कर लिया है, कुर्सी की पुश्त के दरमियान खासी खाली जगह है, इसलिए मैं अपने हाथों से टटोल कर तुम्हारी रस्सी की गांठ खोलूँगा। इस तरह तुम रस्सियों की बंदिश से आज़ाद हो जाओगी। फिर तुम मुझे खोल देना, टाइगर ने कहा। ओह, ये तो वाकई काबिल अमल तजवीज़ है। तुम तो इंतहाई अक्लमंद आदमी हो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, रोज़ी रास्कल ने मुसरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने टाइगर की तजवीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद उसका मुंह दीवार की तरफ हो चुका था। फिर टाइगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मेंढक की तरह फुदकता हुआ आगे बढ़ गया। फिर कुछ आगे जाने के बाद वो साइड पर हुआ और दोबारा उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद दोनों कुर्सियों की पुश्त एक दूसरे से टकरा गई तो टाइगर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और उसने एक हाथ कुर्सी की पुश्त में मौजूद खला से थोड़े से बाहर निकाले
तो उसकी उंगलियां रोज़ी रास्कल की कुर्सी के गिर्द बंधी हुई रस्सियों से मिल गईं। उसने उंगलियों को ऊपर नीचे करके टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ सिर्फ रस्सियाँ थी, गांठ न थी। वो उठा और फिर कुर्सी समेत घूम गया ताकि आंखों से रोज़ी रास्कल की कुर्सी की पुश्त देख सके। फिर उसने देख लिया कि गांठ नीचे कुर्सी की पुश्त के साथ वाले दाएं कोने में है। वो एक बार फिर घूमा और इस बार उसने कुर्सी की पुश्त को इस अंदाज में रखा कि उसकी उंगलियां उस गांठ तक पहुंच गई। गांठ का अंदाज भी वो देख चुका था। आम सी गांठ थी, इसलिए उंगलियों की मदद से उसे खोलना शुरू कर दिया और थोड़ी देर की कोशिश के बाद वो गांठ खोलने में कामयाब हो गया। रस्सियाँ खुल गईं। वेरी गुड, वेरी गुड, रोज़ी रास्कल की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी और टाइगर उछलकर आगे बढ़ गया और फिर घूम कर बैठ गया। उसी लम्हे उसने रोज़ी रास्कल को रस्सियाँ खोलकर उठते हुए देखा। वो उठकर बड़ी तेज़ी से टाइगर की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात नुमायाँ थे। वो उसकी पुश्त पर आई और फिर थोड़ी देर बाद टाइगर के जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सियाँ भी ढीली पड़ गईं और चंद लम्हों बाद घुल गईं। तो टाइगर एक तवील सांस लेकर खड़ा हो गया। अब देखो मैं इस असलम किंग का क्या हशर करती हूँ, रोज़ी रास्कल ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। रुक जाओ, हमें पहले देखना होगा कि उसकी क्या पोजीशन है, टाइगर ने अपने कोट की अंदरूनी जेब को टटोलते हुए कहा। और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि उसकी जेब में उसका खसूसी और इंतहाई जदीद मशीन पिस्टल मौजूद था। उसने पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। जो भी पोजीशन हो, क्या मैं किसी से डरती हूँ, रोज़ी रास्कल ने कहा और इसके साथ ही उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। उसने मुड़कर देखा भी ना था। उसके बाहर जाते ही टाइगर भी तेज़ी से बाहर आया। अब वो दोनों राहदारी में थे। राहदारी का इख्तिताम एक और राहदारी में हो रहा था। रोज़ी रास्कल इस तरह उस राहदारी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिस तरह दुश्मनों के किसी अड्डे की बजाय घर में हो। लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलख्त ठिठक कर रुक गई और उसने अपनी पुश्त दीवार से लगा दी। अब वो बेहद चौकन्ना नजर आ रही थी। इसलिए टाइगर भी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे वही नौजवान जिसने रोज़ी रास्कल के मुंह पर थप्पड़ मारे थे तेज़ी से घूमकर उस राहदारी में आया और फिर इससे पहले कि वो संभलता, रोज़ी रास्कल भूखे उकाब की तरह उस पर झपट पड़ी और वो नौजवान चीखता हुआ उछलकर एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा। तुमने मारे थे ना मेरे मुंह पर थप्पड़, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रोज़ी रास्कल पर हाथ उठाने वाले का क्या हशर होता है, रोज़ी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। टाइगर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए, क्योंकि वो जानता था कि इस नौजवान की हलक से निकलने वाली चीख और उसके गिरने का धमाका और रोज़ी रास्कल की ऊंची आवाज़ की वजह से इमारत में मौजूद दूसरे अफराद भी यहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए वो मशीन पिस्टल उठाए तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक दरवाजे से टीटू तेज़ी से बाहर निकला। लेकिन इससे पहले कि वो संभलता, टाइगर ने यकलख्त मशीन पिस्टल का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। जाहिर है अब खामोशी का कोई फ़ायदा न था। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ के साथ ही टीटू के मुंह से चीख निकली और उसका भारी भरकम जिस्म एक धमाके से नीचे गिरा, जबकि टाइगर उसे फलांगता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ गया। उसे मालूम था कि टीटू दिल पर गोलियां खाकर ज़्यादा से ज़्यादा चंद लम्हे मज़ीद जिंदा रह सकेगा। लेकिन फिर पूरी इमारत घूम लेने के बावजूद जब उसे वहाँ कोई और आदमी नज़र न आया तो वो तेज़ी से वापस उसी राहदारी में आया जहाँ उसने टीटू को गोली मारी थी। तो रोज़ी रास्कल वहाँ मौजूद थी। तुमने इसे गोली मार दी है, अच्छा किया, मैंने भी इस थप्पड़ मारने वाले की गर्दन तोड़ दी है, रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके अलावा कोठी में और कोई नहीं है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। होता भी तो जिंदा न बच सकता। बहरहाल आओ अब चलें, रोज़ी रास्कल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। कहाँ? टाइगर ने चौंक कर कहा। तो क्या अब तुम यही रहोगे जबकि सब ख़त्म हो गए हैं? कि अब हम नहीं, यहाँ से जाना नहीं है, रोज़ी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। तुम जा सकती हो, मैं अभी यही रहूँगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। क्यों? तुम यहाँ क्यों रहोगे? रोज़ी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। असलम किंग यहीं वापस आएगा और अब मैंने असलम किंग पर हाथ डालने का फ़ैसला कर लिया है, टाइगर ने जवाब दिया। तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार उछल पड़ी। क्या उसे ख़त्म करोगे? रोज़ी रास्कल ने चौंक कर पूछा। ख़त्म नहीं करना, उसे मालूमात हासिल करनी है, टाइगर ने जवाब दिया और इसके साथ ही वह मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता एक कमरे की तरफ बढ़ गया। रोज़ी रास्कल ने चौंक कर उसे मुड़कर जाते हुए देखा। कहाँ जा रहे हो? रोज़ी रास्कल ने पूछा। फ़ोन करने, टाइगर ने बगैर मुड़े जवाब दिया। तो रोज़ी रास्कल भी उसके पीछे चल पड़ी। टाइगर ने कमरे में दाखिल होकर एक तरफ रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अली इमरान,
MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही इमरान की चहकती हुई शगुफ्ता सी आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने रोज़ी रास्कल से मुलाकात से लेकर अब तक होने वाले तमाम वाक़यात तफसील से बता दिए। मेरे फ्लैट का पता रोज़ी रास्कल को किसने बताया है? इमरान ने खुश्क लहजे में पूछा। मैंने बताया था बॉस, वो आपसे मिलने की ज़िद कर रही थी और मुझे साथ ले जाना चाहती थी। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए उसे फ्लैट का पता बताया था। वो आपसे तो नहीं मिली, अलबत्ता असलम किंग को उसने आपका पता बता दिया है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम वहीं रुको, अब ये बात तय हो गई है कि असलम किंग काफरिस्तानी एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए अब असलम किंग पर बराह रास्त हाथ डालना ज़रूरी हो गया है। इमरान ने जवाब दिया। आप इजाज़त दें तो असलम किंग को मैं अगवा करके राना हाउस पहुंचा दूं, टाइगर ने कहा। असलम किंग अब उस वक्त तक वहां नहीं आएगा जब तक उसे ये इत्तला न मिल जाएगी कि मुझे अगवा करके वहां पहुंचा दिया गया है। तुमने अच्छा किया कि मुझे फ़ोन कर दिया, अब मैं खुद ही अगवा होकर वहां पहुंच जाऊंगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है बॉस, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, टाइगर ने कहा और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उसने रिसीवर रख दिया। क्या बात हुई है? कमरे के दरवाजे में खड़ी रोज़ी रास्कल ने पूछा। तुम ऐसा करो कि यहाँ से निकल जाओ। इमरान साहब ने अब असलम किंग पर हाथ डालने का फ़ैसला कर लिया है, इसलिए वो अगवा होकर यहाँ आएंगे और फिर हम असलम किंग पर हाथ डाल देंगे। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम बाकी नहीं रहा, टाइगर ने कहा। कैसे नहीं रहा? अब असलम किंग ने मेरे साथ धोखा किया है, इसका हिसाब तो मैंने उससे बराबर करना ही है। मैं यही रहूँगी, रोज़ी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर आओ, इस इमारत के मेन गेट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ असलम किंग के आदमी तो नहीं रहे, इसलिए हमें खुद ही गेट खोलना पड़ेगा और ख़ुद ही उन्हें कवर करना होगा, टाइगर ने कहा। तो रोज़ी रास्कल ने मसरत भरे अंदाज में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर उतर आने वाली मुसरत बता रही थी कि टाइगर ने जिस तरह उसकी बात मान ली है उस पर उसे बेहद मुसरत महसूस हो रही है। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज़ के पीछे बैठे हुए कभी हैकल आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उस कभी हैकल आदमी ने सर्द लहजे में कहा। पाकेशिया से नंबर 3 बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मौदबाना था। क्या बात है, क्यों कॉल की है? बॉस ने चौंक कर कहा। बॉस, असलम किंग ने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले सबसे ख़तरनाक आदमी अली इमरान पर हाथ डाल दिया है, नंबर 3 ने जवाब दिया। तो बॉस बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? अली इमरान पर हाथ डाल दिया है? क्यों, कैसे? बॉस ने तेज़ लहजे में कहा। बॉस, असलम किंग ने 50 करोड़ रुपए के सोने की एक डील एक गैर मुल्की तंजीम से की, लेकिन ज़ेर ज़मीन दुनिया में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम रोज़ी रास्कल है ने उस डील का पता चला लिया और ज़ेर ज़मीन दुनिया में काम करने वाले एक ग्रुप जिसका चीफ रॉजर है के साथ मिलकर उसने उस डील पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन असलम किंग और उसके आदमी को हलाक करने की बजाय उसने ज़िंदा छोड़ दिया। असलम किंग ने उस बारे में मालूमात हासिल की तो उसे बताया गया कि रोज़ी रास्कल आजकल ज़ेर ज़मीन दुनिया के एक बड़े बदमाश टाइगर के साथ देखी जा रही है और टाइगर का ताल्लुक़ हुकूमत से है। इस पर असलम किंग ने राजर और उसके ग्रुप को हलाक कर दिया और रोज़ी रास्कल को अगवा कराकर अपने एक अड्डे पर ले गया। वहाँ उसने रोज़ी रास्कल से उस टाइगर के बारे में पूछगिछ की, लेकिन रोज़ी रास्कल को टाइगर के बारे में इल्म न था। फिर असलम किंग रोज़ी रास्कल की हिम्मत, दिलेरी, बेखौफी और लड़ाई से बेहद मुतासिर हुआ। चुनाचे उसने रोज़ी रास्कल को अपने सिंडिकेट में शामिल होने की दावत दी, लेकिन रोज़ी रास्कल ने इनकार कर दिया। वो आज़ाद काम करने की ख्वाहिशमंद थी। उस पर असलम किंग ने उसे ये डील दी कि वो टाइगर से मालूमात हासिल करके उसे बताए कि टाइगर का हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है, और साथ ही उसने रोज़ी रास्कल को ये भी बता दिया कि अगर वो ये काम करेगी तो फिर उसे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस वाला काम दिया जाएगा। इसके साथ ही असलम किंग ने स्पेशल कार रोज़ी रास्कल को तोहफे में दे दी, जिसमें स्पेशल डिक्टाफोन नस्ब थे ताकि रोज़ी रास्कल टाइगर से जो बातें करे उन्हें चेक किया जा सके। चुनांचे रोज़ी रास्कल टाइगर से मिली और फिर उसने टाइगर को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मुतालिक इशारा कर दिया, जिस पर असलम किंग ने रोज़ी रास्कल और टाइगर दोनों को अगवा कराकर अपने एक अड्डे पर मंगवा लिया और फिर खुद उन दोनों से पूछगिछ के लिए वहाँ पहुँच गया। वहाँ जो बातें हुई उनसे असलम किंग को मालूम हुआ कि टाइगर का ताल्लुक़ इमरान से है, तो असलम किंग ने इमरान का पता उनसे मालूम करके अपने सिंडिकेट के आदमियों को हुक्म दे दिया कि इमरान को अगवा करके उस अड्डे पर पहुँचा दिया जाए। चुनांचे उसके आदमियों ने इमरान के फ्लैट पर छापा मारा और वहाँ से इमरान को गन पॉइंट पर अगवा करने के बाद उन्होंने असलम किंग को कॉल करके बता दिया कि वो इमरान को अगवा करके उस अड्डे पर ले जा रहे हैं और असलम किंग अब वहाँ चला गया है, नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा।
इमरान को उन्होंने इतनी आसानी से कैसे अगवा कर लिया? बॉस ने होंठ चुबाते हुए कहा। इसी बात पर तो मैं चौंका हूँ बॉस। मैं उस इमरान को अच्छी तरह जानता हूँ। उस पर असलम किंग के आदमियों का काबू पा लेना नामुमकिन है, लेकिन उसका इस तरह काबू में आ जाने का मतलब है कि वो खुद ऐसा करना चाहता था। मुझे यकीन है कि उस टाइगर ने यकीनन रोज़ी रास्कल से मिलने वाली मालूमात इमरान तक पहुंचा दी होंगी, और अब इमरान असलम किंग से ये सब मालूमात हासिल करेगा, और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या होगा? नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। असलम किंग का खात्मा करके हम उस जड़ को ही काट देते। अब तो वो सब कुछ मालूम कर लेगा और हमारा सारा प्लान ख़त्म होकर रह जाएगा। प्राइम मिनिस्टर से तो मैंने बड़े वादे कर रखे हैं, अब उनका क्या होगा? बॉस ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। बॉस, मैंने आपको पहले कहा था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप असलम किंग जैसे आदमी के ज़िम्मे ना डालें। वो इस काबिल ही नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सके। नंबर 3 ने जवाब दिया। मैंने तो इसलिए असलम किंग का इंतखाब किया था कि उसे पाकेशिया में कोई नहीं जानता। किसी को एहसास तक ना हो सकेगा कि एक आम सा बदमाश इतना बड़ा प्रोजेक्ट कवर कर सकता है, और उसने अब तक तो बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन अब तो वाकई मामला बिगड़ गया है। बॉस ने होंठ भींचते हुए कहा। बॉस, मेरी एक तजवीज़ है, अगर आप उसे मंजूर कर लें तो मामलात को अब भी बेहतर किया जा सकता है। नंबर 3 ने कहा। क्या है तजवीज़? बोलो, बॉस ने तेज़ लहजे में कहा। आप कॉन्फ्रेंस के दौरान काफिरिस्तानी वफ्द के खात्मे वाला मंसूबा सिरे से ड्रॉप कर दें। कॉन्फ्रेंस को होने दें। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो कॉन्फ्रेंस पर ही मरकूज़ रहेगी। आप कॉन्फ्रेंस के बाद वफ़द की वापसी के दौरान उसके खात्मे का मंसूबा बनाएं। नंबर 3 ने कहा। इस तरह तो सारा मंसूबा ख़त्म हो जाएगा। हमारा असल मंसूबा तो यही है कि काफिरिस्तानी वफ़द की हलाकत की जिम्मेदारी पाकेशिया हुकूमत पर डाल दी जाए। बॉस ने कहा। हम पाकेशियाई पुलिस या अफसरों के रूप में काफिरिस्तानी वफ़द को उनके होटल से अगवा कर लेंगे और प्रेस में खबर दे देंगे कि काफिरिस्तानी वफ़द को पाकेशिया हुकूमत ने नामालूम वजूहात की बिना पर गिरफ्तार कर लिया। फिर उनकी लाशें ज़ाहिर कर देंगे। लाशों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद होंगे। इस तरह तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पाकेशिया पर खुद ब खुद आ जाएगी। नंबर 3 ने तजवीज़ बताते हुए कहा। लेकिन उनके होटल पर भी सख्त पहरा होगा। बॉस ने कहा। उसकी आप फिक्र न करें, ये काम आसानी से हो जाएगा। जिस होटल में उन्हें ठहराया जाएगा वहाँ हम पहले से इंतज़ामात कर लेंगे। नंबर 3 ने जवाब दिया। नहीं, जब असलम किंग से इमरान को मालूम हो गया कि हमारा मंसूबा क्या है तो हो सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस ही मुलतवी कर दी जाए, या हुकूमत पाकेशिया काफिरिस्तानी वफ़द में तब्दीली का कह दे, और अगर ऐसा ना भी हुआ तब भी सीक्रेट सर्विस उस वफ़द की हिफाजत करेगी और उनसे शिकार छीनना नामुमकिन है। मुझे उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करना पड़ेगी, फिर कोई मंसूबा बंदी हो सकेगी। तुम अभी इसी नंबर पर रहो, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके तुम्हें मज़ीद हिदायत देता हूँ। बॉस ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और बॉस ने हाथ मारकर क्रेडल दबाया और फिर हाथ उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। राजेश पाटिल बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से बात कराएं। बॉस ने तेज़ लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें। सेक्रेटरी ने कहा। हेलो। चंद लम्हों बाद प्राइम मिनिस्टर काफिरिस्तान की बावकार आवाज़ सुनाई दी। राजेश पाटिल बोल रहा हूँ जनाब, रेड ट्रैप के सिलसिले में आपसे एक अहम बात करनी है। बॉस ने कहा। 1 मिनट रुको, दूसरी तरफ से कहा गया, और राजेश खामोश हो गया। हाँ बताओ, क्या बात है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जनाब, हमारा तमाम मंसूबा ओपन हो गया है। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को हमारे मंसूबे का इल्म हो गया है। राजेश ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो? वो कैसे? पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का तो ज़ेर ज़मीन दुनिया के लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर कैसे ये ट्रेस हुआ? प्राइम मिनिस्टर के लहजे में हैरत थी।